So, hello student. Today we're gonna start with a new chapter, blood and blood elements. So, let's start with the first topic, composition of blood. ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट होता है. तो ब्लड के दो मेन पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन अलग अलग चीज़ें आती हैं, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट और एरिथ्रोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC, प्लेटलेट्स ही तो होता है, और एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है RBC. सो हम पहला टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा. सो प्लाज्मा में पहला टॉपिक है डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लाज्मा. प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड मेकिंग अबाउट 55% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम. प्लाज्मा जो होता है वो एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, वाटरी कंपोनेंट होता है ब्लड का, और वो 55% ऑफ टोटल ब्लड, यानी कि जो पूरा ब्लड है हमारा उसका 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा. सो प्लाज्मा के बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड कॉम्पोजिशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं प्लाज्मा के अंदर. जो पहला और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है पानी, वाटर. 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में. देन उसके अंदर प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन भी प्रेजेंट होता है 7 to 9%. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज़ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ 0.9% हमारे प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स, सम हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिन, ये भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, जो कि प्लाज्मा के जरिए ही निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी से. और गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर. देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन. सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड प्रोटीन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमारी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारा प्लाज्मा उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ तक. ये हेल्प करता है वेस्ट रिमूवल लाइक यूरिया एंड क्रिएटिन, ये दोनों चीज़ों और ये सारी चीज़ों को जो वेस्ट होती है हमारी बॉडी के लिए उसको रिमूव करने में हेल्प करता है हमारा प्लाज्मा. सो प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जो प्रोसेस, जैसे कि हमें कोई कट लग जाता है तो वो कट में से खून निकलना 7 और 8 सेकेंड के बाद बंद हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग. तो वो प्रोसेस में भी हमारा प्लाज्मा हेल्प करता है. मेंटेनिंग pH बैलेंस. तो हमारे ब्लड का pH होता है 7.35 to 7.45, ये एक रेंज है, इसमें हमारे रेंज में कहीं भी हमारे ब्लड का pH हो सकता है. सो स्लाइटली बेसिक होता है हमारे ब्लड का pH, और ये pH मेंटेन करने में भी प्लाज्मा हेल्प करता है, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हमारा प्लाज्मा ही हेल्प करता है. देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज RBC और रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. सो पहला इसका डिस्क्रिप्शन है, RBC दिखता कैसा है. तो RBC और बाई कॉन्केव, ये आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा सा कॉन्केव शेप का दिख रहा है. सो ये दोनों साइड से कॉन्केव होता है, इसके लिए RBC को बाई कॉन्केव बोला गया, यानी कि ये ऊपर से भी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा और नीचे से भी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा. तो ऐसे शेप को हम बाई कॉन्केव शेप बोलते हैं. ऐसे जो ये शेप है हमारे RBCs का, इस शेप को बोलते हैं हम लोग बाई कॉन्केव शेप. और जैसा कि ये डिस्क शेप सेल्स भी दिख रहे हैं, यानी कि ये डिस्क की तरह दिखता है, इसके लिए इसको डिस्क शेप सेल भी बोलते हैं. एंड लैक न्यूक्लियस. लैक का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि हमारे पास नहीं है, तो न्यूक्लियस RBCs के पास नहीं प्रेजेंट होते, दैट्स वाई RBC लैक न्यूक्लियस. Then we're gonna start with the next topic in RBCs, that is composition. They contain hemoglobin. hemoglobin एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ. तो पहला इसका काम होता है कि वो ऑक्सीजन के संग बाइंड करेगा और ऑक्सीजन कैरी करेगा, और ऑक्सीजन के संग बाइंड करने के बाद ये जो रेड कलर जो हमारी RBCs को मिलता है वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही मिलता है. तो हीमोग्लोबिन RBCs में रहता है, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और हमारे RBCs को रेड कलर भी कौन देता है, हीमोग्लोबिन. देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज फंक्शन ऑफ RBCs. तो प्राइमरी फंक्शन जो RBCs का होता है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, I mean to say from body tissues to lungs.
तो हमारे आरबीसीज का फंक्शन होता है नेक्स्ट कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का हमारे लंग्स से पूरे टिश्यूज़ में, और हमारे सारे टिश्यूज़ से हमारे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल, तो वाइट ब्लड सेल्स का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स के डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे, फर्स्टली स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ WBC. WBC is a diverse, that is many type of WBC or many type of cells are present inside the composition of WBC. ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो WBC ही हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, और इसके बहुत ही अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 5 अलग अलग टाइप होते हैं हमारे WBC के। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स एंड फंक्शन। WBC में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड फंक्शन। सो WBC में पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटाइज बैक्टीरिया एंड फंगाई, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC। फेगोसाइटाइज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं उसको, जो खराब बैक्टीरिया एंड फंगाई हमारे बॉडी में होते हैं उसको ये न्यूट्रोफिल्स खा जाता है इन द सेंस उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। और मोस्ट अबंडेंट यानी कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यानी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है लिम्फोसाइट। तो इन लिम्फोसाइट में 2 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स जो होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और टी सेल्स जो होता है वो इन्फेक्टेड सेल्स, हमारे ही बॉडी के जो कैंसरस सेल होते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा लिम्फोसाइट करता है। एट द एंड ये भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में ही हेल्प कर रहा है। तीसरा है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो होता है वो बहुत ही अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स इन टिश्यू, फेगोसाइटोसिस, साइटाइज पैथोजेंस एंड डेड सेल्स। सो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ख़राब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, और उनको मार देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन आफ्टर डेंड्राइट सेल, ये जो डेंड्राइट सेल है वो डेंड्राइट सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये जो सेल है वो टिश्यूज़ और स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये भी डिस्ट्रॉय करता है, फेगोसाइटाइज करता है पैथोजेंस को। देन फेगोसाइटाइज पैथोजेंस एंड डेड सेल, मतलब यही लिखा हुआ है मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल होते हैं जो फेगोसाइटाइज कर देते हैं पैथोजेंस यानी ख़राब एलिमेंट्स जो बाहर से आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और डेड सेल को हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो मर गए होते हैं, जिनका काम हमें नहीं होता है और जो आगे जाकर हमारे लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं, वो सेल्स को ये मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल दैट इज़ एट द एंड मोनोसाइट जो होता है वो ख़त्म कर देता है, फेगोसाइटाइज कर देता है। Then after eosinophils is the 4th type of WBC. So eosinophils combat multicellular parasite and certain infection involved in allergic response. Combat का मतलब होता है लड़ना, मतलब ये लड़ाई करता है मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स, जो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। मल्टीसेलुलर यानी कि जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए पैरासाइट्स होते हैं, और जो सर्टन इन्फेक्शन सेल्स होते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स सेल होते हैं, उनके संग इओसिनोफिल्स जो होता है वो लड़ाई करता है, यानी कि लड़ता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन आफ्टर बेसोफिल्स इज द लास्ट टाइप ऑफ WBC, रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड अस्थमा। सो हिस्टामिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये स्पेशल टाइप का एलर्जिक और केमिकल होता है। स्पेशल टाइप का हिस्टामिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल जो एलर्जिक रिएक्शन और अस्थमा के ड्यूरिंग रिलीज़ होता है हमारे बॉडी से, जिस वजह से हमें सर्दी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स मतलब हमारे बॉडी में अकर होती है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें एलर्जिक हुआ है और एलर्जी हुआ है। हिस्टामिन की वजह से हमें छींक आती है और हमारा सर्दी हो जाता है हमें, तो हिस्टामिन एक एलर्जिक रिएक्शन अकर करता है बहुत ही अलग अलग चीज़ों के सामने, कि हमें पता चल जाए कि या हमें इस चीज़ से एलर्जी हुआ है। देन ये सारे जो WBC हैं उनको याद करने के लिए एक हमारे पास न्यूमोनिक्स है। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है एक बहुत ही आसान तरीका जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को याद कर सकें।
तो जो WBC का जो हम कॉम्पोजिशन देख रहे हैं दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स देन लिम्फोसाइट, मतलब ये कॉम्पोजिशन के हिसाब से लिखा गया कि सबसे ज़्यादा बॉडी में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। तो इसके लिए हमारे पास एक न्यूमोनिक्स है दैट इज़ नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो N से हो गया न्यूट्रोफिल्स, देन L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट, E से इओसिनोफिल्स एंड B से बेसोफिल्स। तो ये 5 टाइप को इसके जो बोलते कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है उसके हिसाब से अगर हमें याद करना है तो ये निमोनिक्स बेस्ट है। देन वी गोना स्टार्ट विद द फोर्थ मेन टॉपिक, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेन है हमारे ब्लड का, जो 55% नहीं आते सॉरी प्लेटलेट्स, और उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स किस डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं? तो प्लेटलेट स्मॉल डिस्क शेप फ्रेगमेंट विदाउट न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स और आरबीसी ये 2 एलिमेंट होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। आरबीसीज में न्यूक्लियस इसके लिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस रहना रहता है और जगह चाहिए रहता है हमें ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए हमारे आरबीसीज में प्लेटलेट्स नहीं होता। बट थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि आरबीसीज में न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता। एंड देन नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं यानी कि उसमें बहुत ही फ्रेगमेंटल होता है, फ्रेगमेंट्स बहुत होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस। फिर ये बहुत इसके कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। तो कंटेन ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स के अंदर विथ क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लेटलेट्स में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो फैक्टर प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स में। देन प्लेटलेट का फंक्शन, ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। हमारे ब्लड क्लॉटिंग में जो मेन रोल बोल सकते हैं वो प्ले किया जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा। सो ब्लड क्लॉटिंग में फंक्शन क्या होता है हमारे प्लेटलेट्स का? तो वो है ना, प्लेटलेट्स जहाँ पे इंजरी हुआ रहता है वहाँ पे एक जाली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक बैन कर दे। सो प्लेटलेट्स इंजरी की जगह पे एक बैरियर काइंड ऑफ नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और रिलीज केमिकल्स अलग अलग टाइप के रिलीज़ करता है जो कि हेल्प करता है हमारे जो इंजरी होते हैं वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करने में। यानी कि वो ब्लड के बार बार जो ब्लड बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसमें हमारा प्लेटलेट्स हेल्प करता है। देन वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेजर टॉपिक दैट इज़ ब्लड फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है? अभी हमने एक स्पेशल ब्लड के कॉम्पोजिशंस के फंक्शन देखे, अब हम देखने वाले हैं ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है। सो वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, हमें सब पता है। ब्लड हमारा जो होता है मेन उसका फंक्शन ही होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि बॉडी के इस पार्ट से उस पार्ट तक किस चीज़ें की रिक्वायरमेंट है वो हमारा ब्लड ही पूरा करता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन पहला चीज़ है वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सो आरबीसी हमारा हेल्प करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारा लंग्स से बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ में, एंड पूरे टिश्यूज़ से हमारे लंग्स तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ब्लड कैरियर्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड टू सेल्स। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स का भी अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो कैरी करने में भी हेल्प हमारा ब्लड ही करता है। और ब्लड वो अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का काम है वो भी हमारे ब्लड का ही है। हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है हमारे बॉडी से। देन फोर्थ जो चीज़ है वो हार्मोन है। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन, हमारे अलग अलग जगह अलग अलग हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करके हार्मोन्स का फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। देन दूसरा है रेगुलेशन।
तो हमारा जो ब्लड है वो रेगुलेशन करता है, यानी कि चीज़ों को बैलेंस जो रेगुलेशन का एक मेन, बहुत ही हिंदी में बोला जाए तो नियंत्रित करता है हमारा ब्लड, यानी कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसा रहना चाहिए। जैसे हमारे पीएच ब्लड का रहता है बेसिक अल्कालाइन, तो वो मेंटेन करेगा हमारा ब्लड। हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करेगा ब्लड। तो पीएच बैलेंस, ब्लड हेल्प मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड फ्लूइड थ्रू बफर एक ऐसा टाइप ऑफ लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है बहुत ही पीएच चेंज में। तो वो सॉल्यूशन के हेल्प से हमारा जो ब्लड का और बहुत ही बॉडी फ्लूइड्स का जो पीएच होता है वो बैलेंस करता है हमारा ब्लड। सेकेंड है बॉडी टेम्परेचर। जैसा मैंने कि बोला, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी और रेगुलेट करने में भी हमारा ब्लड ही हमें हेल्प करता है, और फ्लूइड बैलेंस करने में भी हमारा ब्लड ही हमें हेल्प करता है। बॉडी ऑब्जर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में जो हीट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट और एब्जॉर्ब हमारा ब्लड ही करता है, और इस प्रोसेस से हमारा ब्लड जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर देता है। देन थर्ड है फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन वाटर कंटेंट ऑफ सेल्स। ब्लड प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस इन टिश्यू। जहाँ पे जो चीज़ें हमारे फ्लूइड में बैलेंस होनी चाहिए वो फ्लूइड में बैलेंस करने का काम भी हमारा वाटर ही सो वाटर में जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। तीसरा है प्रोटेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स। सो WBC डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन। हमने जहाँ पे देखा 5 टाइप ऑफ WBC होते हैं, मेन उनका इम्यून रिस्पॉन्सिव फंक्शन था, वो डिफेंड कर रहे थे इन्फेक्शन से और डिस्ट्रॉय कर रहे थे पैथोजन्स को। दूसरा है क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा प्रेजेंट ब्लड लॉस थ्रू क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट फॉर्मेशन जब हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है वहाँ पे बहुत ब्लड लॉस हो सकता है अगर क्लॉट फॉर्म ना हो। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन करने में भी हमारा ब्लड ही हेल्प कर सकता है, और इससे भी हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्शन ही मिल रहा है। देन थर्ड है एंटीबॉडी, प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडी दैट आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंस। न्यूट्रलाइज का मतलब, और जो होता है वो होता है मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं तो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब वो जो हार्म करेगा हमारे बॉडी को वो नहीं करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड के 3 मेन फंक्शन हो जाते हैं, पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रेगुलेशन और तीसरा प्रोटेक्शन। सो तीसरा मेन टॉपिक है ब्लड फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस का मतलब ही है ब्लड फॉर्मेशन। हीमो मतलब होता है हमारा ब्लड एंड पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। सो पहला हमारा हीमेटोपोएसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। सो ये जो प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेलुलर ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा होता है ये इसी प्रोसेस से होता है जिसको हम बोलते हैं हीमेटोपोएसिस। लोकेशन देखने जाए तो ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में हमारे प्रोड्यूस होते हैं। पर्टिकुलरली यानी कि मेन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, पेल्विक, स्टर्नम एंड लॉन्ग बोन्स। जो पेल्विक होता है एरिया हमारा, स्टर्नम्स होते हैं और लॉन्ग जो बोन्स होते हैं पैर के हमारे बोन्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है हमारा ब्लड सेल्स। और प्रोसेस होता है हीमेटोपोएसिस लॉन्ग बोन्स में ही होता है। और लॉन्ग बोन्स में मेन कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है लॉन्ग बोन्स के। लेट डिस्कस दिस प्रोसेस इन डीप। तो हम इस प्रोसेस को एक डीप में समझते हैं। तो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो डिफरेंशिएट इनटू वेरियस ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स थ्रू स्पेसिफिक पाथवे रेगुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स। तो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स मतलब जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशली होते हैं हीमेटोपोएसिस के लिए, वो स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में डिफरेंशिएट होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में। फॉर एग्जांपल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज एक ही सेल से बने होते हैं जिसको हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स मेनली वो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। और टोटिपोटेंसी एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस में एक सेल पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है बाय डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ। सो वो प्रोसेस से हमारा जो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है वो अलग अलग डिफरेंट ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है विद अ स्पेसिफिक पाथवे, एक स्पेशल टाइप ऑफ पाथवे रेगुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन। और स्पेशल टाइप ऑफ पाथवे रेगुलेट कौन करता है, तो ग्रोथ हार्मोन और फैक्टर्स, जो ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ये हीमेटोपोएसिस प्रोसेस को।
सो हियर यू कैन सी मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो स्टेम सेल्स हीमोसिस्टोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, दो मेजर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, कॉमन मायोलिड प्रोजेनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो जो ये मेन टू कंपोनेंट्स है, कॉमन माइलिड प्रोजेनेटर जो होता है वो मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स। उसके बाद दूसरा एरिथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसीज में भी हमारा कॉमन माइलिड प्रोजेनेटर ही होता है जो कन्वर्ट होता है। मास्ट सेल में भी हमारा कॉमन माइलिड प्रोजेनेटर ही कन्वर्ट होता है, और माइलियोब्लास्ट सेल्स में भी हमारा कॉमन माइलिड प्रोजेनेटर ही कन्वर्ट होता है। जो ये माइलियोब्लास्ट सेल्स होता है वो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट यानी कि मैक्रोफेजेस, ये हमारा कन्वर्ट होके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, ये अलग अलग टाइप ऑफ WBC फॉर्म करता है। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो होता है वो दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होता है, नेचुरल किलर सेल्स, लार्ज ग्रैनुअल लिम्फोसाइट, और दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट जो होता है वो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, और B लिम्फोसाइट ही हमारा प्लाज्मा के सेल्स बनाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से हमारे वेरियस ब्लड सेल्स में फॉर्म होने का। ये एक बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है विदाउट ग्रोथ फैक्टर एंड हॉर्मोन्स। तो ये इसको आप याद कर सकते हो, ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है हमारा हिमेटोपोएसिस का।